Hey students, this is Nida. Welcome back to the channel English with Nida. I hope you all are doing well. As you can see here, this is our new chapter, chapter 18, relative pronouns. इस चैप्टर का ये पार्ट 1 होगा. पार्ट 1 में हम ये टॉपिक्स कवर करेंगे, दैट इज़ रिलेटिव प्रोनाउंस. ये कैसे वर्क करते हैं किसी भी सेंटेंस में, किन वर्ड्स को हम रिलेटिव प्रोनाउन बोलेंगे और उनका क्या फंक्शन होता है वो हम देखेंगे. ऑल्सो एंटीसीडेंट किन को बोलेंगे रिलेटिव प्रोनाउंस के कॉन्टेक्स्ट में, एंटीसीडेंट किसको बोल सकते हैं सेंटेंस में, वो देखेंगे. ऑल्सो फॉर्म्स देखेंगे रिलेटिव प्रोनाउंस के. रिलेटिव प्रोनाउंस में जो वर्ड्स आते हैं जिनको हम रिलेटिव प्रोनाउन बोलेंगे, नेक्स्ट हम स्लाइड में वो देखेंगे. तो उसके फॉर्म्स कैसे चेंज हो सकते हैं सेंटेंस के मीनिंग के अकॉर्डिंग या फिर केस के अकॉर्डिंग. जो हमने केस पढ़े थे, ऑब्जेक्टिव केस, एक्यूजेटिव, नॉमिनेटिव, जेनेटिव केस, इनके अकॉर्डिंग. ऑल्सो जेंडर या फिर नंबर के अकॉर्डिंग वो हम देखेंगे फॉर्म्स कैसे चेंज होंगे. सो यहाँ से हमारा ये आइडिया क्लियर हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट चलते हैं. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल इंग्लिश विद निदा फॉर मोर रिलेटेड वीडियोज़. सो दिस इज़ द चैप्टर 18 रिलेटिव प्रोनाउंस. यहाँ पर इन्होंने 3 सेंटेंसेस दिए हुए हैं. रिलेटिव प्रोनाउन को प्रैक्टिकली यहाँ पे बताया गया है. लेट अस नाउ कंबाइन ईच ऑफ द अबव पेयर्स. यहाँ पर दो सेंटेंस दिए हुए हैं अलग अलग, इनको देन कंबाइन करके यहाँ पर किसका यूज़ करके बताया गया है, रिलेटिव प्रोनाउन का. तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है 2 सेंटेंस को जॉइन करने का भी काम कर रहा है. फॉर एग्जांपल कंजंक्शन का काम कर रहा है. तो हम रीड करके देखते हैं. आई मेट हरी, देन हरी हैड जस्ट रिटर्न्ड. ये 2 सेंटेंस हो गए. आई हैव फाउंड द पेन, आई लॉस्ट द पेन. ओके, सो 2 सेंटेंस है कि मुझे एक पेन मिला और मैंने उस पेन को खोया. तो ये कुछ अनक्लियर है, यहाँ पर ठीक से समझ नहीं आ रहा है और एक ही पेन की यहाँ पर बात हो रही है. लेकिन जब हमने इसको इम्प्रूव किया, आई हैव फाउंड द पेन विच आई लॉस्ट, मुझे वो पेन मिला जो विच आई लॉस्ट, जो खोया था. ओके, सो ये कंबाइन कर दिया. ऐसे ही यहाँ पर ये वाला हो गया फर्स्ट वाला, जिसको हु से किया क्योंकि यहाँ पर हरी के लिए यूज़ हो रहा है. आई मेट हरी, हरी हैड जस्ट रिटर्न. तो यहाँ पे रिपीटिशन हो रहा है ना हरी का, यहाँ पर पेन का रिपीटिशन हो रहा है. तो ये रिपीटिशन को भी अवॉइड कर रहा है रिलेटिव प्रोनाउन. आई मेट हरी हु हैड जस्ट रिटर्न. यहाँ पर हु किसके लिए यूज़ हो रहा है, हरी के लिए. किसकी बात हो रही है, हरी की. हरी से मिलना जो कि अभी रिटर्न हुआ है. ओके, पेन का मिलना जो कि लॉस्ट हुआ था. सो पर्सन के लिए जो एक लिविंग बीइंग है उसके लिए हु यूज़ हो गया. पेन के लिए एक जो ऑब्जेक्ट है, एक नॉन लिविंग थिंग है, उसके लिए यहाँ पर विच यूज़ हुआ. हियर इज़ द बुक दैट यू लेंट मी. बुक के लिए यहाँ पर जो तुमने मुझे दी थी वो बुक यहाँ है. तो दैट यहाँ पर यूज़ हुआ इन दोनों को कंबाइन करके. तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट करने का भी काम कर रहा है, जॉइन करने का काम कर रहा है, कंबाइन कर रहा है. सो रिलेट किसको कर रहा है, रिलेट. फॉर एग्जाम्पल ये हु वर्ड है, विच है और दैट है, किसको रिलेट कर रहे हैं. ये ऑब्वियसली जो यहाँ पर ऊपर रिपीट हो रहे थे, हरी नाउन को रिलेट कर रहे हैं. प्रोनाउन जो है वो नाउन के प्लेस पर यूज़ होता है पहली बात तो ऑब्वियसली हरी के प्लेस पर हु आ गया, पेन के प्लेस पर विच आ गया. तो प्रोनाउन का तो वर्क इन्होंने कर दिया नाउन के जगह पे लग के. बट रिलेटिव कैसे हुए, क्योंकि ये ऑलरेडी जिसकी बात चल रही है ना सेंटेंस में, उसको रिलेट कर रहे हैं या फिर रेफ़र कर रहे हैं. तो इसका मतलब ये है कि ये नाउन के प्लेस पर भी यूज़ हो रहे हैं और जिस नाउन के प्लेस पर यूज़ हो रहे हैं वो ऑलरेडी सेंटेंस में अवेलेबल हैं. वहाँ पर आप देख सकते हैं लाइक हरी के लिए यूज़ हुआ, पेन के लिए विच यूज़ हुआ, ओके, बुक के लिए दैट यूज़ हुआ. और ये सभी नाउन है. हरी, पेन, बुक, नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, इनको हम नाउन बोलते हैं. दैट्स वाई ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गए. आई थिंक आपको ये बेसिक आइडिया क्लियर हो गया होगा. ओके, सो यहाँ पर देखते हैं, बोल रहे हैं कि लेट अस एग्जामिन द वर्क डन बाई ईच ऑफ द वर्ड्स. अब इन्होंने ये जो वर्ड है हु विच, इसको एग्जामिन कर रहे हैं, हु विच एंड दैट. ओके, सो क्लियरली ये तीनों हमारे रिलेटिव प्रोनाउन है क्योंकि ये रिलेट कर रहे हैं सेंटेंस में उस नाउन को जिसकी ऑलरेडी बात चल रही है. सो द वर्ड हु इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ द नाउन. पहले मैंने बताया कि जो हु वर्ड है नाउन के प्लेस पर यूज़ हुआ, दैट इज़ फर्स्ट सेंटेंस में हरी के प्लेस पर. देयरफॉर डज द वर्क ऑफ प्रोनाउन. क्लियर है यहाँ से. नेक्स्ट दूसरी बात हु के बारे में बता रहे हैं कि हु ज्वाइन करने का भी काम कर रहा है. क्लियरली 2 सेंटेंस को मर्ज कर दिया, ज्वाइन कर दिया या फिर कनेक्ट कर दिया 2 स्टेटमेंट्स को. ओके, तो इसलिए इसने कंजंक्शन का भी काम किया. पहला प्रोनाउन का काम किया नाउन के प्लेस पर यूज़ होके, दैट इज़ हरी के प्लेस पे. दूसरा ज्वाइन किया तो कंजंक्शन का काम किया. तीसरा यहाँ पर बोला जा रहा है
द वर्ड हु देयरफॉर डज डबल वर्क, डबल वर्क किया एक प्रोनाउन का दूसरा कंजंक्शन का। सो इसलिए इसने इसको एक टर्म दे दिया है कंजंक्टिव प्रोनाउन, दैट इज कंजंक्शन का भी काम किया और प्रोनाउन का भी। ओके ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर बातें बताई गई हैं, इसको मिस मत करना आप, ठीक है। इट इज़ हाउएवर कॉल्ड अ रिलेटिव प्रोनाउन, लेकिन फिर भी इसको रिलेटिव प्रोनाउन कैसे बोल रहे हैं वो मैंने आपको बताया, बिकॉज वो रिलेट कर रहा है ऑलरेडी जिसकी बात चल रही है, बिकॉज इट रेफर्स और रिलेट्स, रिलेट कर रहा है या फिर रेफर कर रहा है, मतलब उससे उसकी बात को रिलेट कर रहा है, जो ऑलरेडी बात चल रही है सेंटेंस में, मतलब उस पर वापस लेकर जा रहा है। कैरीज अस बैक टू सम नाउन गोइंग बिफोर। ओके यहाँ पर किसकी बात थी? फर्स्ट सेंटेंस में हरी की, सेकंड में हमारी बात थी पेन की, देन थर्ड में बुक की। तो वो रिलेटिव प्रोनाउन जो है इसको रेफर कर रहे हैं जो ऑलरेडी बात चल रही है, नाउन जो है उसमें, और ऑब्वियसली इसको एंटीसीडेंट बोल रहे हैं, मीन्स टू से जिसकी ऑलरेडी बात चल रही है जिस नाउन की, फॉर एग्जाम्पल दिस हरी, जिसको वो रिलेटिव प्रोनाउन रेफर कर रहा होगा उस नाउन को हम एंटीसीडेंट बोलेंगे। इसको मैं सेंटेंस में देखते हैं। तो इन 3 सेंटेंस में यहाँ पर एंटीसीडेंट कौन से होंगे? ऑब्वियसली हमारे रिलेटिव प्रोनाउन हु हो गया, विच और दैट हो गया। किसको रिलेट कर रहे हैं? ये ऑलरेडी इस नाउन की जो बात चल रही है, हरी की, पेन की और बुक की। तो यहाँ पर हरी, पेन और बुक हमारे एंटीसीडेंट हैं इस रिलेटिव प्रोनाउन के। तो ये क्लियर है आपको बेसिक आइडिया इसका, एंटीसीडेंट किसको बोलेंगे और रिलेटिव प्रोनाउन किसको बोलेंगे। ओके नाउ विच और दैट की बात आ जाती है। हु तो हमारा हो गया, क्या क्या वर्क किया उसने, देन विच और दैट, इनको भी हम रिलेटिव प्रोनाउन बोल रहे हैं इन द सेकेंड एंड थर्ड सेंटेंस। ओके अभी इन्होंने क्वेश्चन किया है कि एंटीसीडेंट ऑफ विच क्या है और एंटीसीडेंट ऑफ दैट क्या है सेकेंड और थर्ड सेंटेंस में। फर्स्ट सेंटेंस का इन्होंने बता दिया यहाँ पे, एंटीसीडेंट ऑफ हु क्या था? हरी, फाइन। और सेकेंड सेंटेंस और थर्ड सेंटेंस में एंटीसीडेंट ऑफ विच और दैट क्या है वो आप मुझे बताइए। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं फॉर्म्स ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउंस मीन्स जो हु, विच, दैट, इनके फॉर्म्स कैसे चेंज हो सकते हैं? मीन्स अगर सेंटेंस का मीनिंग कुछ चेंज हो रहा है, केस के अकॉर्डिंग नॉमिनेटिव, जेनेटिव, एक्यूजेटिव, केस के अकॉर्डिंग जेंडर या फिर नंबर के अकॉर्डिंग सिंगुलर, प्लूरल, तो उसके अकॉर्डिंग फॉर्म्स चेंज हो जाते हैं। फॉर्म्स कैसे? जैसे ये हो जाता है, हु का क्या बन गया? हुज या फिर हुम। ओके ये फॉर्म चेंज हो रहे हैं। ऑल्सो विच और दैट का कोई ऐसा फॉर्म चेंज नहीं होता है, विच किसी भी केस में यही रहेगा, विच और दैट रहेगा। और भी अदर रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, फिलहाल हम ये देख लेते हैं हु के बारे में। रिलेटिव प्रोनाउन हु हैज़ डिफरेंट फॉर्म्स फॉर एक्यूजेटिव एंड जेनेटिव। नॉमिनेटिव मीन्स आपको ये नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव और जेनेटिव जो है ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसके लिए एक कंप्लीट वीडियो मैंने कवर कराई थी, चैप्टर 8 आई गेस, नाउन द केस। वहाँ पर ये डिटेल में दिया गया है कि इनको एग्जैक्टली बोलते क्या है। अगर आप वो वीडियो देखेंगे तभी आपको यहाँ पर कोई डाउट नहीं रहेगा। अदरवाइज़ मैं आपको बता देती हूँ कि नॉमिनेटिव में जब नाउन या प्रोनाउन किसी सब्जेक्ट की तरह से यूज़ होते हैं सेंटेंस में, तब वो नॉमिनेटिव केस में होते हैं। अगर वो एज ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहे हैं सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, नाउन या फिर प्रोनाउन एज ऑब्जेक्ट यूज़ होते हैं, तो एक्यूजेटिव केस में होते हैं, मीन्स ऑब्जेक्टिव केस भी बोल देते हैं। और अगर पोजेशन शो हो रहा है, ओनरशिप, ओके ओनरशिप मीन्स कोई चीज़ किसी को बिलोंग कर रही है, तो वो जेनेटिव केस या फिर पॉजिटिव केस में होते हैं। डिटेल में आप वो वीडियो देख सकते हैं। द नाउन केस वो हर जगह अप्लाई हो रहा है वो बात, ओके तो वहाँ से आपको बेसिक आइडिया मिल जाएगा इसका। तो ये हमारे दे दिए, नॉमिनेटिव सब्जेक्ट में हु रहेगा, ओके जेनेटिव पोजेशन करना है, अगर कोई चीज़ किसी से बिलोंग कर रही है, मतलब हुज पेन या हुज बुक किसी से बिलोंग कर रही है वो चीज़, तो हुज आ जाएगा। और एक्यूजेटिव ऑब्जेक्टिव में होगा, ऑब्जेक्ट अगर होगा तो हुम आएगा, या फिर हम हु भी बोल सकते हैं कैजुअली। ओके ये आगे डिटेल में हम देखते हैं। सेंटेंस में आप एग्जाम्पल के से रिलेट करके आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। ये दी गई हैं, दिस इज़ द बॉय या फिर गर्ल हु वर्क्स हार्ड। क्लियरली यहाँ पे एज सब्जेक्ट के तौर पे बताया गया है, जो बॉय है वो हार्ड वर्क करता है, बॉय वर्क्स हार्ड। सो दिस इज़ द बॉय हु वर्क्स हार्ड। ओके तो सब्जेक्ट था अगर नॉमिनेटिव केस में तो हु ही आ गया क्लियरली, सेंटेंस के सेंस से आप देख सकते हैं। सेकंड में दिया गया है दिस इज़ द बॉय या फिर गर्ल हुज एक्सरसाइज इज़ डन वेल, मतलब बॉय की एक्सरसाइज, जो एक्सरसाइज है वो किसकी है? उस लड़के की या उस लड़की की, तो बिलोंग कर रही है या पोजेशन हो रहा है यहाँ पे शो, तो जेनेटिव मीन्स पॉजिटिव केस है, इसलिए हुज आया। किसकी? हुज का मतलब है किसकी, जिसकी। ओके तो हुज एक्सरसाइज, बॉय की एक्सरसाइज।
सो दिस इज़ द बॉय, ये वो बॉय है या फिर गर्ल है जिसकी एक्सरसाइज डन वेल है। ओके, यहाँ पर हम हु यूज़ नहीं कर सकते थे, अगर हु यूज़ करते तो दिस इज़ द बॉय और गर्ल हु एक्सरसाइज इज डन, ये बिल्कुल भी सेंस नहीं बना रहा है। ठीक है, थर्ड देखते हैं, दिस इज़ द बॉय और गर्ल whom ऑल प्रेज, या फिर हु भी आ जाता है, जैसे यहाँ पे बोला ना कैजुअली हम हु भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर फॉर्मल है बहुत ज़्यादा तो whom ही यूज़ करेंगे, इनफॉर्मल में हम हु यूज़ कर लेते हैं। ओके, दिस इज़ द बॉय जिसको, whom किसको, बॉय को, सब प्रेज करते हैं। ओके, बॉय यहाँ पर हार्ड वर्क कर रहा है, बॉय को सब प्रेज कर रहे हैं। यहाँ पर बॉय जो है सब्जेक्ट में था, मतलब बॉय वर्क हार्ड कर रहा है, और यहाँ पर बॉय को सब प्रेज कर रहे हैं, यहाँ पर बॉय नहीं कर रहा है कुछ। ओके, तो इसलिए ये ऑब्जेक्ट में हुआ तो इसलिए whom आ गया। तो ये क्लियर होगा आपको आइडिया यहाँ से। ऐसे ही यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल के बारे में बताया गया है फॉर्म्स के अकॉर्डिंग, मीन्स टू से केस के अकॉर्डिंग तो फॉर्म चेंज हो गए। ओके, ये सब केस हैं तीनों, उसके अकॉर्डिंग तो फॉर्म चेंज हो गए, लेकिन अगर सिंगुलर और प्लूरल की बात आ जाती है तो फॉर्म चेंज नहीं हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर बॉय का हमने बॉयज़ बना दिया, मीन्स दीज आर द बॉयज़, तो हु का हु ही रह रहा है यहाँ पे। ओके, दीज आर द बॉयज़ हुज एक्सरसाइज, तो सिंगुलर और प्लूरल से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, इट विल बी नोटिस दैट द फॉर्म्स आर द सेम फॉर सिंगुलर एंड प्लूरल एंड ऑल्सो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, मीन्स जेंडर के अकॉर्डिंग या फिर नंबर के अकॉर्डिंग। ओके, सॉरी फॉर द बैड हैंड राइटिंग। ओके, सो इसके अकॉर्डिंग जो है फॉर्म नहीं चेंज हुए हैं, लेकिन केस के अकॉर्डिंग चेंज हो गई है। आई थिंक आपको ये आइडिया क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक पार्ट और बचा है इसका। ओके, सो ये 3 पॉइंट्स और हैं, इसके बारे में है विच के बारे में, दैट के बारे में, एंड एक और रिलेटिव प्रोनाउन है व्हाट के बारे में। लेकिन ऑल्सो यहाँ पर कोई इंटेरोगेशन नहीं हो रहा है, व्हाट अगर आ जाता है तो कोई इंटेरोगेशन नहीं हो रहा है। ओके, रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यहाँ पे ये फंक्शन कर रहा है। सो इसके बारे में हमने केस के बारे में पढ़ लिया, केस के अकॉर्डिंग चेंज होता है हु। लेकिन अभी विच को देखते हैं, अगर विच की फॉर्म चेंज होती है या नहीं, और किसके अकॉर्डिंग होती है अगर होती है तो रिलेटिव प्रोनाउन विच हैज़ द सेम फॉर्म फॉर नॉमिनेटिव एंड एक्यूजेटिव। जैसा मैंने बताया, विच जो है हमेशा विच ही रहेगा, जैसे हु का हुज हो गया, बट विच के साथ ऐसा नहीं है, दैट के साथ भी ऐसा नहीं है, और व्हाट के साथ भी ऐसा नहीं है। लेकिन इन्होंने एक बात कही है, अगर पोजेशन की बात आ जाती है जेनेटिव केस के बारे में, तो विच की जगह हम क्या यूज़ कर लेते हैं, हुज यूज़ कर लेते हैं ट्राइंगल के लिए। लेकिन पर्सन के लिए यूज़ हो रहा था ना हु जो है एक पर्सन के लिए यूज़ हो रहा था, एक लिविंग थिंग है, लेकिन यहाँ पर ये कोई लिविंग थिंग नहीं है, बट स्टिल यूज़ हो गया, तो ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इसके एग्जाम्पल। दिस इज़ द हाउस विच बिलोंग्स टू माई अंकल, ये वो हाउस है जो कि अंकल को बिलोंग करता है। ओके, हाउस विच, हाउस के लिए विच यूज़ हो रहा है। द हाउस विच माई अंकल बिल्ट कॉस्ट हिम रुपीज़ दिस। सो यहाँ पर ना आप देख सकते हैं कि जो हाउस है वो नॉमिनेटिव केस में अगर था, दिस इज़ द हाउस जो कि बिलोंग करता है अंकल को, और द हाउस जो मेरे अंकल ने बिल्ड कराया। ओके, सो ये किसी भी केस में था, विच हमेशा विच ही रह रहा है। और ऑल्सो अगर पॉजिटिव केस की बात आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल जेनेटिव केस की बात आ जाती है, तो इसका कोई जेनेटिव में द रिलेटिव प्रोनाउन विच हैज़ नो जेनेटिव केस, जेनेटिव केस नहीं होता है। नॉमिनेटिव और एक्यूजेटिव की बात हो गई है। अगर जेनेटिव केस में कोई बात हो रही है तो हम हुज ही यूज़ कर लेंगे ऑफ विच की जगह पर। मतलब फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव केस में अगर है तो विच को हम बोलेंगे, क्या आइडिया आता है, ऑफ विच, जिसका है ये। ओके, सो यहाँ पर एग्जाम्पल है, अ ट्राइंगल हुज 3 साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ट्राइंगल जिसकी 3 साइड इक्वल है, ट्राइंगल की 3 साइड। ओके, तो अ ट्राइंगल विच 3 साइड ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, अ ट्राइंगल ऑफ विच 3 साइड्स। तो ऑफ विच के प्लेस पर हम ये हुज यूज़ कर रहे हैं, इसका कोई अदर फॉर्म नहीं होता है विच का इन जेनेटिव केस। ओके, ये विच का हो गया। देन दैट का देखते हैं, द रिलेटिव प्रोनाउन दैट हैज़ द सेम फॉर्म इन सिंगुलर एंड प्लूरल। ओके, सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, दैट ही रहेगा। नॉमिनेटिव हो या फिर एक्यूजेटिव हो, दैट ही रहेगा। और इसका भी कोई जेनेटिव केस नहीं होता है, पोजेशन वाली चीज़ इसमें नहीं होती है। ही दैट इज़ कंटेंट इन रिच, ही के लिए यूज़ हो जाता है। दे दैट टच पिच। ओके, टेक एनीथिंग दैट यू लाइक। ओके, सो ये क्लियर है यहाँ से, आई होप कि जो दैट है रिलेटिव प्रोनाउन का यहाँ पर काम कर रहा है, किससे रिलेट कर रहा है, ही दैट, दे दैट टच।
टेक एनीथिंग दैट यू लाइक, ये क्लियर है। और दैट हमेशा दैट ही रह रहा है। द रिलेटिव प्रोनाउन वट इज़ यूज्ड ओनली इन सिंगुलर, यहाँ पर वट के बारे में एक बात बोली जा रही है कि वट जो है सिर्फ सिंगुलर के तौर पर ही यूज़ होगा, कोई प्लूरल अगर चीज़ है उसके लिए वट नहीं होगा, एक सिंगुलर सेंस में ही यूज़ हो रहा है। एंड हैज़ द सेम फॉर्म इन नॉमिनेटिव एंड एक्यूजेटिव, क्लियरली सभी में यही बात बोली जा रही है। ऑल्सो ये एक और चीज़ है कि वॉट में जो एंटीसीडेंट होता है वो एक्सप्रेस नहीं होता है सेंटेंस में, मतलब जो एंटीसीडेंट मतलब जिस नाउन की बात चल रही होगी ना, जिस नाउन के को रेफ़र कर रहा होगा वॉट, वो नाउन यहाँ पर नहीं शो हो रहा होगा। जैसे अदर सेंटेंसेस में ही यहाँ पर है, ये एंटीसीडेंट है, दे जिसको वो रिलेट कर रहा है, लेकिन वॉट में ऐसा नहीं होता है। वॉट के केस में कोई एंटीसीडेंट यहाँ पर नहीं मिलेगा आपको, जैसे आप देख सकते हैं वॉट हैज़ हैपन्ड इज़ नॉट क्लियर। ओके, समथिंग जो भी हुआ होगा वो यहाँ पर नहीं है मेंशन, नाउन जो भी था। ओके, आई से व्हाट आई मीन, आई से कुछ बोला होगा, आई से समथिंग व्हाट आई मीन, समथिंग मतलब वो यहाँ पर एक्सप्रेस्ड नहीं है वो एंटीसीडेंट। ही फेल्ड इन व्हाट ही अटेम्प्टेड, ही फेल्ड इन किसी चीज़ में, वो चीज़ यहाँ पर एक्सप्रेस्ड नहीं है, मतलब एंटीसीडेंट नहीं है की भी बात हो रही है। फाइन, तो ये हम देख सकते हैं यहाँ से। आई होप ये सब चीज़ें आपको क्लियर होंगी। सो ये हमारा यहाँ पर पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है, ये आपको क्लियर होगा आई गेस। अगर कोई भी डाउट है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम और डिटेल में हम रिलेटिव प्रोनाउंस को डिस्कस करेंगे, और भी अदर रिलेटिव प्रोनाउन हो सकते हैं, और भी वर्ड्स होते हैं। ओके, सो आई एंड अप हियर टुडे। Thank you so much for being here. Thank you so much for your time. Please do like this video if you like this video, and subscribe to my channel English with Nida and press the bell icon. Thank you so much. Bye bye.